हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमर भाटिया है। मैं आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट, स्टैट्स, इको और ओसी 4 सब्जेक्ट्स लूँगा। आज हम 12th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ थोड़ा। मेरा क्वालिफ़िकेशन एमकॉम बीएड है और अकाउंट्स में मैंने एमकॉम किया हुआ है। अकाउंट्स मेरा मेन सब्जेक्ट है। आज हम 12th में अकाउंट ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप 11th में अकाउंट कर आए हो। 11th में आपने क्या किया था? तो 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल फॉर्म जैसे कहते हैं उसके अकाउंट सीखे थे। अब 12th में आपको क्या करना है? तो 12th में आप एक तो पार्टनरशिप सीखोगे, जितना भी हम अकाउंट सीखेंगे पार्टनरशिप, एंड ये पार्ट 1 हमारा पूरा पार्टनरशिप होगा। अकाउंट में 2 पार्ट हैं और जो पार्ट 2 होगा वहाँ पर हम कंपनी के कुछ अकाउंट सीखेंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट या फिर जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। तो आज मैं 12th का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 पूरा पार्टनरशिप रहेगा। अब आपको समझना है पहले कि पार्टनरशिप होती क्या है। आपने नॉर्मल जस्ट एज अ वर्ड कंसीडर किया है कि पार्टनर या पार्टनरशिप। आइए आज हम डिटेल में समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होगी और देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, आइए स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंट्स पार्ट 1 का पीडीएफ है। लिंक मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ करूँगा। ये आपका कंटेंट है। पार्ट 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं और वो 7 चैप्टर्स कौन से हैं? तो सारे के सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सेकंड फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए सारे के सारे चैप्टर्स पार्टनरशिप पर ही दिए हुए हैं। तो आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें हम ये सारे पॉइंट समझेंगे। पहले तो समझेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, एंड देन लास्ट हम इलस्ट्रेशंस और सम्स भी करेंगे। तो आइए पहले डेफिनेशन समझ लें, इंट्रोडक्शन समझ लें कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा। फर्स्ट यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीधा। पार्टनरशिप कैसे कहते हैं? पहले तो पार्टनर कैसे कहते हैं हम वो समझेंगे। अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग होती है कि एक अकेला ऑनर, सिंगल ऑनर जिसे कहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब एक से ज़्यादा मिलकर मीन्स कितने हो सकते हैं? तो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बोलती है? तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, मोर देन 1 पर्सन। जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। नाउ डेफिनेशन में देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन में बुक में क्या दिया हुआ है, ये मैं आपको बुक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसे याद रखना आप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज, अब यहां से डेफिनेशन दी हुई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share, वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। जितने भी पार्टनर्स मिलकर जो बिजनेस करते हैं उन बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डिफाइन करता है
कि ये रिलेशन जो होता है उन पर्सन्स के बीच में जो एक साथ बिजनेस में ज्वाइन होते हैं उसे पार्टनर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि 2-3 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि तीनों पार्टनर्स बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस में काम भी करते हैं। एंड मैनी टाइम्स ये देखा गया है कि पैसा इन्वेस्ट करने वाला कोई एक होता है। सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि 3 पार्टनर हैं A, B और C। ना फर्स्ट कंडीशन ये है कि तीनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तीनों ने कैपिटल लगाया और तीनों बिजनेस में काम भी कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन है कि A ने पैसा लगाया है बट काम नहीं करेगा और B और C एक्टिव रहेंगे, मीन्स B और C काम करेंगे और A ने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया है, A ने सिर्फ कैपिटल लगाया है, तो उसे भी हम पार्टनरशिप ही कहेंगे। आगे रीड कर रहा हूँ। The person who enter into such relationship are individually called partners and collectively a firm। ये दोनों वर्ड्स ध्यान दीजिए। इंडिविजुअली उन्हें पार्टनर कहा जाता है और जब कलेक्टिवली उन्हें बुलाया जाता है तो एज अ फर्म कंसीडर किया जाता है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। आपको 12th में जितना भी अकाउंट करना है वो पूरा का पूरा अकाउंट आपको पार्टनरशिप पर ही करना है। ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप के, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक रिलेशन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, तो ये होता है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एमर्ज थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और ओरल। रिटन और ओरल की मीनिंग क्या होती है कि अगर मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप की और वो रिटन हमने एक एग्रीमेंट बनाया है कि हम दोनों पार्टनरशिप में ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है तो वो रिटन होगा। और ओरली, ओरल मीन्स वर्बल, 2 फ्रेंड्स हैं, मैनी ईयर से एक दूसरे को जानते थे, अब एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओरल भी पार्टनरशिप किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें रिटन एग्रीमेंट होना ही चाहिए, बट अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो वो बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बट रिटन फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल। ये एडवाइजेबल है कि रिटन फॉर्म होना चाहिए, आगे चलकर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। सपोज कीजिए कि 1 साल के बाद पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है, तो अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो वो डिस्प्यूट नहीं होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। Partnership firm forms to earn and distribute profit. The distribution of profit or loss is done amongst partner in their predetermined proportion. ये वर्ड ध्यान से समझना, predetermined proportion। predetermined proportion की मीनिंग क्या होती है? सपोज कीजिए कि A और B पार्टनर हैं, सपोज कीजिए कि A और B पार्टनर हैं, उन्होंने पार्टनरशिप किया है और उन्होंने जब पार्टनरशिप किया था तब डिसाइड किया था कि A का जो प्रॉफिट होगा वो 60% होगा और B का जो प्रॉफिट होगा वो 40% होगा। A 60% प्रॉफिट लेगा और B 40% प्रॉफिट लेगा। इसे कहते हैं प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन। मीन्स उन्होंने पहले से ही बात कर ली थी। हाँ, ये ओरल भी हो सकता है, उन्होंने वर्बल एक दूसरे के साथ डिस्कस किया हो कि A 60 लेगा, B 40 लेगा, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया हो जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया हो कि A का 60 और B का 40। मीन्स वर्बल भी हो सकता है, एग्रीमेंट पर भी हो सकता है। नाउ ये तो प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन है, बट सपोज कीजिए
कि ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया, और जब पार्टनरशिप किया तब उन्होंने आपस में प्रॉफिट के लिए कुछ भी बात नहीं की थी कि ए कितना लेगा और बी कितना लेगा। दोनों ने प्रॉफिट के बारे में एक दूसरे के साथ कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन्होंने पहले से कुछ डिस्कस नहीं किया था तो दो पार्टनर हैं तो वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड किया था। अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ है तो उन्हें वही प्रोपोर्शन लेना है, और अगर एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया हुआ है, एग्रीमेंट में कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इक्वल शेयर किया जाएगा। तो ये था पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है और प्रॉफिट के लिए किया जाता है। सो कभी भी पार्टनरशिप करेंगे, सपोज़ कीजिए आपको 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कभी पार्टनरशिप करना पड़ता है, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपका प्रॉफिट कितना होगा और आपके पार्टनर का प्रॉफिट कितना होगा। अगर पहले से प्री डिसाइडेड है तो डिस्प्यूट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट इनका होगा। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीगल बिजनेस। नाउ लीगल बिजनेस को समझेंगे कि लीगल बिजनेस क्या है। Now legal business. Partnership firm is formed to do legal business. जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे किसी के साथ तो हमारा जो बिजनेस होगा, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब लीगल या इलीगल क्या होगा? तो जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की अथॉरिटीज़, वहाँ की गवर्नमेंट जो हमें परमिट करती है काम करने के लिए, उसे लीगल कहा जाता है, और अगर गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है तो उसे इलीगल कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में अल्कोहल सेल करना इलीगल है क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। अब अगर यहाँ पर अल्कोहल का परमिशन नहीं है और ऐसे में ए और बी मिलकर अल्कोहल का बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस इनका इलीगल माना जाएगा। बट महाराष्ट्र में, राजस्थान में या कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पर अल्कोहल को लीगल कहा गया है, लीगली सेल कर सकते हैं, और वहाँ जाकर ए और बी अगर अल्कोहल का बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो वो उनका लीगल एक्टिविटी माना जाएगा। सो जिस एरिया में, जिस स्टेट में आप रहते हो या जिस भी कंट्री में रहते हो, उसके जो रूल्स होंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो लीगली अलाउड किया गया है उसके लिए हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ ईच अदर। जो दोनों पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं। अब एजेंट्स की मीनिंग क्या होगी? सपोज करते हैं कि ए और बी पार्टनर हैं, लेकिन ए ने ऐसी कोई डील साइन कर ली कि जिसमें से लॉस हो गया, तो ये लॉस दोनों का होगा। और अगर ए ने ऐसी कोई डील साइन कर ली कि जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट भी दोनों का होगा। तो एजेंट होता क्या है? एजेंट हमारे लिए काम करता है। तो पार्टनर्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर एक पार्टनर की एक्टिविटी से दूसरे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसे एजेंट कहा जाता है। सो पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितनी पार्टनर्स अलाउड हैं? तो आज का जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये नंबर्स आपको मेंशन किए गए हैं। हो सकता है
कि फ्यूचर में कोई और पार्टनरशिप एक्ट आए या फिर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करे तो वो चेंजेस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टनरशिप के लिए आप अपने बुक में देखिए कितने पार्टनर्स आपको अलाउड किए गए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस करती है तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं। सो ये थे नंबर ऑफ पार्टनर्स। नाउ नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी पार्टनरशिप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अनलिमिटेड लायबिलिटी की मीनिंग क्या होती है। सपोज कीजिए कि ए और बी ने पार्टनरशिप किया और बिजनेस में इनके हो गया लॉस, और वो लॉस का अमाउंट हम एस्टिमेट करते हैं 2 लाख रुपीज़। 2 लाख का लॉस हुआ और दोनों इक्वल पार्टनर हैं। अब इक्वल पार्टनर हैं तो 1 लाख रुपीज़ का लॉस होगा ए का और 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया बी का। दोनों को इतना लॉस पे करना है। बट ए के पास लॉस पे करने के लिए ना ही उसके पास कैपिटल है, ना उसका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है ए के पास देने के लिए। अब लॉस हो गया तो ए और बी का दोनों का जो रिलेशन था पार्टनरशिप था, और दोनों एक फर्म में थे। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा, एक फर्म कहा जाएगा। हम दोनों को 2 लाख का लॉस हो गया, ए के पास तो पैसा है नहीं देने के लिए, तो ये 2 लाख रुपीज़ का लॉस मीन्स बी को 1 लाख अपना तो देना ही है, ए का लॉस भी बी को देना पड़ेगा। और वो भी कैसे देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल कर कर भी देना पड़ेगा। अगर बी के पास कैश नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो बी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर कर भी फर्म का लॉस तो देना ही है। इन दोनों को लॉस हो गया, इन दोनों को पैसा देना है क्रेडिटर्स को, तो बी क्रेडिटर्स को ये नहीं बोल सकता कि 1 लाख का लॉस हुआ ए का, 1 लाख का लॉस हुआ बी का, मैं अपना लॉस दे रहा हूँ, ए का लॉस उससे जाकर लो, ऐसा नहीं कह सकते। बी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी फर्म का लॉस पूरा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियरली इसका मतलब ये होगा कि अगर आप फ्यूचर में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो और लॉस हो गया, और उस टाइम पर अगर आपका पार्टनर कैपेबल नहीं है लॉस पे करने के लिए, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी उस फर्म का लॉस पे करना पड़ेगा। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। बहुत ही रिस्की फैक्टर है पार्टनरशिप का। इसलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप करते हैं जब भी, तो थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। सोच समझ कर क्यों करना चाहिए, अगर लॉस हो गया और पार्टनर ने लॉस नहीं दिया तो पूरा लॉस हमें पे करना पड़ेगा। सो दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। पार्टनर्स ऑनर्स भी होते हैं, पार्टनर्स आर ऑनर्स ऑफ बिजनेस एंड दे डू मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट भी करते हैं, मीन्स बिजनेस को मैनेज भी करते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट होता है, कई बार सारे पार्टनर्स मिलकर करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय वन पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर। अब आइए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या होता है। सपोज कीजिए कि ए, बी एंड सी ये तीनों पार्टनर्स हैं। इन तीनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। ए ने उसमें फाइनेंस लगाया है, मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट किया है। बी ने भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बट सी ने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है। सी के पास कैपिटल नहीं है, बट जो सी है वो एक बहुत ही अच्छा कुक है, अच्छा खाना बना लेता है।
तो ए और बी ने पैसा लगाया, उन्होंने एक रेस्टोरेंट लिया, सी को अपॉइंट किया। अब जो ए और बी हैं वो काम नहीं करेंगे, काम किसको करना है? सी को, और सी ने कैपिटल नहीं लगाया। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी को स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। ए और बी स्लीपिंग पार्टनर होंगे और जो सी होगा उसे वर्किंग पार्टनर कहा जाता है। अब सी कुछ भी काम करेगा, सी के किसी भी एक्ट से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसमें ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व रहेंगे। ए भी इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है। सी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे उससे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो भी तीनों का होगा, लॉस होगा तो भी तीनों का होगा। तो इसे कहते हैं ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये वर्डिंग्स ध्यान से समझिए। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स, मीन्स सभी पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे, और वन पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर्स, मीन्स एक पार्टनर भी कर सकता है काम, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, या सारे पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये थे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने डिस्कस किए। पार्टनरशिप में हमने बेसिक देखा, पार्टनरशिप की मीनिंग देखी, और पार्टनरशिप कैसे काम करता है हमने वो देखा। आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती कैसे है। तो पार्टनरशिप डीड में, ये पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट बनाया कैसे जाता है वो देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, यहाँ पर हमने पार्टनरशिप की मीनिंग समझी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। ये इंट्रोडक्शन था पार्टनरशिप का। आगे देखिए और क्या है इस पार्टनरशिप में। तो आज हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट समझे, इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड देखेंगे, कैसे बनती है पार्टनरशिप डीड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, और फिर हम आगे सम्स पर कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखेंगे।